मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ जनहित के मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लोकसभा लेके चलते हैं जहां पर अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हाँ भर दी। दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। मान्यवर, लगभग 63 मान्य दादा आप बीमार हो, मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने प्लीज ऐसे माहौल ठीक रहना चाहिए। व्यक्तिगत बात है मेरी और दादा के बीच में, माहौल ठीक रहना चाहिए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष से इस चर्चा में हिस्सा लिया है और जो चर्चा का समय हुआ था तय, उससे ज्यादा आपने समय लिया है। इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे मत दीजिए। मान्यवर, ये देश संविधान में, मान्यवर, ये देश के संविधान के अनुच्छेदों से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया
जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गण पुनर्निरीक्षण के लिए, SIR के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326? मान्यवर, इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये 3 चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को दी। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब SIR पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि SIR आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास बता, और मान्यवर एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनरीक्षण SIR कब हुआ? 1952 में। SIR क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी।
87-89 में हुआ राजीव गांधी थे, 92, 93, 95 में हुआ नरसिम्हा राव थे, 2002 और 3 में हुआ तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है, माननीय, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? मानिए, समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, बीच में एक घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं करते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं करते थे, एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयम्बटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है, तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था, क्योंकि 2010 में मैं बताता हूं किसे, मैं बख्शूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? मानिए, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मानव नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते ही हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। दादा बैठ जाइए प्लीज प्लीज। मान्यवर, इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदया बोला कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन 1995 में
एक वाद हुआ मान्यवर, भारत की सर्वोच्च अदालत तक वो वाद पहुंचा। लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 में इसका जजमेंट आया और उसमें अदालत ने स्पष्ट कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, मैं नहीं कह, जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है वहां रिटर्निंग ऑफिसर सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। ये लोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन क्या तय करेगा, ये इनकी ड्यूटी है और ये हमारा निर्णय नहीं है, भारत सर्वोच्च अदालत का निर्णय है और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए हैं। किसी को अगर वेरीफाई करना है तो लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का जजमेंट निकालकर मान्यवर दे दे। मान्यवर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इसमें स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं, आप पूरा भाषण नहीं, कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य, 2 मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट मैं एक मिनट माननीय सदस्य, 1 मिनट। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट उनको पूरी बात करने दें। हाँ। मान्यवर, मेरा विनती भी मान्यवर, नो प्लीज डिबेट नहीं करते बैठे। मान्यवर, मेरा विनती इसलिए है, शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाए, मुद्दा ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाए। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया।
सच था कि इसमें नंबर 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खेती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है, भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती है, राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो, उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय, दोहरे माप न चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पड़ता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी दे, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय का, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है, जो 3 कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों को 2 जगह मतदाता में, इसमें जिनके नाम 2 रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इस डिलीट करने का अधिकार आरोप के पास से ले लिया गया। इसके कारण विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर के 2 जगह मतदाता है, पवन गिरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी। मान्यवर, सामान्य गलत है, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका जब वोट काटने का जिस कार्य है उसको रोक लिया गया।
तो आरओ वॉट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रहे। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते ही नहीं वोट करते। बोलिए आप। हाँ बोले आप, बोले। हाँ बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल नहीं इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की, उन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर एक उदाहरण है, वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया, वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate with 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय आपने बात की थी, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कह रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर तो धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। गृह मंत्री, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने बोला आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें उत्तेजित हो रहे हो आप। हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आप पर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कि मैं क्या बोलूंगा, मैं उनके उकसावे में दूंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैं इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते। अब वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। धन्यवाद। और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण कर कुछ बच जाता है आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुन भी चाहिए।
दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको के हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्य है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी हो जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो, वो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों बाजी करते हो मानिकम। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री करना था, तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने। मान्यवर, प्लीज, माननीय मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माननीय, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर, दूसरी, प्लीज बैठिए बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज, हर बार नहीं उठते। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव हो जाता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे, चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का, मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। प्लीज, नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट उठेंगे क्या? ये मान्यवर का आरोप है। आप भी बोले ना, गलत के सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो मेरा केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधान बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज सर, माननीय तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। माननीय पक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी, इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी,
श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी, और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चले तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को पास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां के भी जीत गया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और सबके रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इससे ललन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में इमर्ज के खिलाफ, जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी लेना चाहता हूं। वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जब उनको अदालत में देना है सोनिया जी ने, यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे वहां याद है 352। Filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case. There is no substance in that case. After Gandhi not even voted in that. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो बैठिए, नो मान्य प्लीज। देखिए माननीय सदस्य 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 2 दिन से चर्चा को सुन रहा हूं और 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषय बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठ गए, ऐसी चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए। क्या संदर्भ, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी उनके पटल पे रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुंह खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा, मैंने कहा कंक्लूजन कहा, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है
जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है। हम भी विपक्ष बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो। कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया। एक नया पैटर्न खड़ा, नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आए। माननीय आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। ये संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी भी को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं? ना जी, आप दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा ली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम माने। ये जो नई परंपरा शुरू कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के तहत यही सरकार होते हुए आपका चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में कर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर प्लीज नो, आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उत्पत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024-25 तक, मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अभी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो,
आपकी राज्य सरकारें जहां मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर, मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट को। केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब घर उतरी तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी है। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान में गलत पड़ जाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जज क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सब ऊपर, सबसे ऊपर दिया जला है। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। प्लीज प्लीज गृह मंत्री जी, गौरव जी बैठ जाइए। नया मुद्दा शुरू हो रहा है। प्लीज, अरे भैया प्लीज, मैं सुनो ना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नया शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा होना। बैठ जाइए प्लीज। नो नो, ये तरीका ना ना। मणिकम जी प्लीज बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठे। हर आपको ज्यादा समझ आए क्या हर में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आपको? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर, 2014 के बाद, अरे दादा ये भी बैठ जाओ। मान्यवर, 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हार भी परंपरा हुई है। मान्यवर, हारने की परंपरा शुरू के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आए इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आए? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं।
मान्यवर इसमें अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली इस सिर्फ 16 विधानसभाओं में इस ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। बूढ़ा बैठो भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय। सबसे पहले 2004 हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे मान्यवर। ये क्या है? जब कानून मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, 5 से 10 साल राज किया और हार गए तो रोते हैं। मान्यवर देश की जनता मानती है इसको। और दूसरी बात जब चुनाव आयोग को भी लगा कि सच्चे झूठे आरोप होते तो इस पर दर्ज की एक प्रक्रिया हुई। मान्यवर 5 साल रिसर्च के बाद वीवीपीएट की इंट्रोडक्शन हुआ। ये वीवीपीएट क्या है? मैं जब वोट दबाता हूं तो समझ गए दादा, धन्यवाद मान्यवर। मैं जब वोट दबाता हूं तो मैंने कमल के निशान पर वोट दबाया, तो पास पर्ची निकलती है कि आपका वोट कमल के निशान पर दर्ज हुआ है। फिर भी आरोप हुए कि पर्ची और ये 2 अलग होते। तो चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि 5% ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम कम होंगे। तो मशीन खुला, इसमें 396 वोट मिले। तो वीवी में कितने वोट मिले तो 396 है या नहीं है, ये 5% चिन्हों में मिलता है। मान्यवर मैं आंकड़े लेकर आया हूं चुनाव आयोग का आज कि कितने वीवीपैट और मशीन का मिलान नहीं हुआ। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है। ये भी एक भी वोट का बदलाव नहीं। और ये जब मतगणना होते तब उनके पोलिंग एजेंट बैठते हैं मान्यवर, परिणाम साइन करते हैं। दोनों प्रकार के मशीन के और वीवीपैट के परिणाम पर भी साइन करते हैं मान्यवर। और ये इस पर आरोप लगा रहे हैं मान्यवर। अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त वाईफाई नहीं थी। सबसे पहली बात 2004 में वाईफाई आ चुकी, मगर फिर भी चलो मान लो, आरोप लगाते गए। ईआई ने 2009 में एक छेड़छाड़ के आरोप पर भाग लेने के लिए 10 राज्यों में 100 ईवीएम लगाई गई। सबने प्रयास किया, 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया। फिर भी आरोप लगाए तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बदले। ये तो गए ही नहीं, नहीं गए मान्यवर। ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना आयोग के पर जाते मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए।
आप एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा वाले सब चुनाव ईवीएम से होते। अब आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दिया। राहुल जी, मान्यवर मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं, मान्यवर कोई गलती नहीं है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर जब इन जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे वोट के बक्से हाईजेक कर लिए जाते। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, आने से बंद हो गया। और मान्यवर चुनाव की चोरी बंद हुई, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोस्त है। चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिस ही इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है तो आप जीत सकते हो, जीतो, स्वागत है उसका, मगर जब हारते हो तो अन्य कारण बताना, ऐसे पहले मैंने कहा ऐसा बताना, ये ठीक। मान्यवर कल मैंने लीडर ऑपोजिशन का भाषण स्वयं यहां बैठकर सुना है। पूरा भाषण उनका धागों में उलझ गया, थ्रेड्स में उलझ गया। मान्यवर ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करे। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर इसका चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री, और मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है इतना, ये फिर रुक जाएंगे फिर। मान्यवर ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा, सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर मैंने आज सुबह चुनाव आयोग के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, अब इसका इश्यू मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है।